हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह वीडियो चैप्टर 1.10 समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे पढ़ेंगे और इसके पहले का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो समय से मिलते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। समाज निर्माण में लिंग की भूमिका, तो लिंग समझते हैं, सेक्स यानी फीमेल और मेल दो लिंग होते हैं। जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण से उसके अनुभव एवं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन के कारण उसके सामाजिक विकास का स्वरूप निम्न होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समाज में लड़का और लड़की को अलग नज़रिए से और अलग काम से या अलग अलग देखते हैं। उनका शरीर का बनावट भी, मानसिक भी अलग अलग होता है। तो बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत इत्यादि। बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होता जाता है, अतः वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा, मानव श्रृंगार और सज धज में अपने को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो एक दूसरे से बहुत ही आकर्षित होते हैं, इसलिए अपने आप को सजते संवरते रहते हैं, अच्छा वेशभूषा पहनते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं। वे उनसे अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। कुछ बालक या बालिकाएं ऐसे होते हैं जो समूह में नहीं रहते हैं, बल्कि एक दो दोस्तों के साथ घनिष्ठता से दोस्ती करते हैं और उन्हीं के साथ समय व्यतीत करते हैं। बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। वे उसके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचरण, व्यवहार आदि को अपना आदर्श बनाते हैं। नेक्स्ट है, समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो समूह बनाने से क्या होता है? नेतृत्व करने की क्षमता होता है, उत्साह जगता है, सहानुभूति, सद्भावना इत्यादि गुण का विकास होता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का दमन करके जीवन को अपने आदेशों के तरह ढालने का प्रयत्न करते हैं या इनके समक्ष नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके उसका अनुकरण किए जाने पर बल देते हैं, तो इसमें बालक या बालिकाओं का अपने माता पिता के साथ मतभेद रहता है। माता पिता अलग कुछ चाहते हैं और बच्चा कुछ अलग चाहता है। किशोर बालक और बालिकाएं अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। अपना व्यवसाय, अपना काम या वह किस क्षेत्र में जाएगा, इसके लिए चिंतित रहते हैं। इस कार्य में उसकी सफलता या असफलता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। तो किशोर बालक और बालिकाएं सदा किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं, जैसे धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन इत्यादि। यह समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो बालक या बालिका हमेशा कुछ न किसी समस्या से ग्रसित रहते हैं, जैसे धन कि पैसा कहाँ से आएगा, प्रेम तो किसी के प्रेम में चला जाएगा, वो लड़का लड़की से प्रेम करने लगेगा, लड़की लड़का से प्रेम करने लगेगा, विवाह के लिए समस्या करेगा कि हम किससे शादी करेंगे। कक्षा में प्रगति को आगे बढ़ना चाहेगा, कोई फर्स्ट लाना चाहेगा, क्लास में प्रथम लाना चाहेगा। पारिवारिक जीवन हर एक बालक या बालिकाओं के परिवार में कुछ न कुछ परेशानी आता है, तो इससे ग्रसित रहते हैं।
तो ये था समाज पर निर्माण में लिंग की भूमिका है। अब पढ़ेंगे लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव। अनेक शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने महिला तथा पुरुषों की उपलब्धि की तुलना को अपने अनुसंधान का विषय बनाया है। उन्होंने अपने प्रतिदर्श को दो भागों में विभाजित किया है, महिला और पुरुष। ठीक है, तो अनुसंधान करने का दो अलग अलग भाग में विभाजित किया है, महिला का अलग और पुरुष का अलग। इन शोध के तथ्यों के अनुसार सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। ठीक है, तो शरीर के अनुसार महिला और पुरुष में भिन्नता होता है, अलग होता है। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य था महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझना। इस अनुसंधान का आधार मनोवैज्ञानिक या सामाजिक नहीं था। यह तथ्य इस धारणा को सिद्ध करते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार दोनों की संवेगों में भी अंतर होता है। तो कुछ अनुसंधानकर्ता ने महिला को अलग और पुरुष को अलग उसके शरीर के बनावट के अनुसार बताया है। ये ऐसा उन्होंने यह दर्शाने के लिए किया कि दोनों का संवेगों में भी अंतर होता है। महिला और पुरुष वर्ग में सामान्य बुद्धि के संबंध में समानता पाई जाती है। ठीक है, सामान्य बुद्धि में दोनों एक जैसा रहता है। इन वर्गों में भेद कुछ विशेष योग्यताओं या लक्षणों को लेकर है। औसतन पुरुषों में महिलाओं की तुलना में तर्क करने, वस्तुओं में समानता कर खोजने तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठता के संकेत मिलते हैं। लड़कियों में स्मरण शक्ति, भाषा तथा सौंदर्य बोध के गुण अधिक होते हैं। तो कुछ गुण पुरुषों में अधिक होते हैं और कुछ गुण महिलाओं में अधिक होते हैं। शोध से यह पता लगाया गया है कि छात्राओं का भाषाई विकास छात्रों की तुलना में अल्पायु से ही अधिक होता है। ठीक है, तो छात्राओं का विकास छात्रों की तुलना में अधिक होता है। विद्यालय पूर्व आयु वर्ग की बालिकाओं की शब्दावली इस आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक सक्षम होती है। छात्राओं की पठन गति भी छात्रों से अधिक होती है। तो कहा गया है कि छात्राओं यानी लड़कियों का लड़कों की तुलना में अधिक गति से भाषा को सीख लेते हैं। सामान्यतः दोनों वर्गों की बुद्धि अथवा शैक्षिक अभिक्षमता में इतना भेद नहीं होता है कि वे किसी दिए कार्य को असमान क्षमता से संपन्न न करें। इस तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम में अंतर जन्मजात बौद्धिक स्तर के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी अंतर है जन्मजात नहीं होता है। व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक भेद। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व यानी अलग अलग व्यक्तियों में लैंगिक भेद किस प्रकार का विषय बना हुआ है। व्यक्तित्व भिन्नता के कारण ही बौद्धिक आचरण, व्यवहार तथा उपलब्धि में अंतर आने लगता है। रुचि, आदत, पृष्ठभूमि, जीवन के उद्देश्य तथा बौद्धिक योग्यता में भिन्नता के कारण ही हर व्यक्ति आशानुकूल उपलब्धियों के लिए अपने आचरण का मार्ग खोज निकालता है। कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी तथा कुछ बहिर्मुखी आचरण के होते हैं। कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी यानी अपने आप से बात करेंगे, दूसरे से घुल मिल नहीं करते हैं, और कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी का मतलब दूसरे से बात करते रहते हैं या अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसी को अधिगम की एक विधि अच्छी लगती है तो दूसरे को अनुभूति। कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा ऐसा यूनिक होता है, अनोखा होता है। किसी को एक विधि अच्छा लगेगा तो दूसरा का दूसरा विधि। कुछ आक्रामक स्वभाव के होते हैं। आक्रामक मतलब कुछ कह दिया तो तोड़फोड़ करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। तो कुछ स्वभाव से विनम्र होते हैं, मतलब वह शांत होते हैं। कुछ भी बोल दो तो शांत रहेगा, विनम्र रहेगा। इस प्रकार के अबौद्धिक लक्षण तथा गुण उसके विकास तथा मानसिक योग्यताओं की अभिव्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में प्रभावित कर सकते हैं। तो इन लोगों का अलग अलग गुण है तो अलग अलग प्रभावित कर सकते हैं। आयु के विषय में लैंगिक भेद। अब हम आयु के अनुसार लैंगिक भेद करेंगे कि आयु का यदि कम है या ज़्यादा है तो लैंगिक भेद किस प्रकार हो सकता है।
अवस्था विकास के साथ ही बालक बालिकाओं में व्यक्तिगत रूप से, वर्गगत या समूहगत रूप से भेद परिलक्षित होते हैं। जैसे जैसे अवस्था में विकास होता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति में वातावरण से उत्पन्न जटिल समस्याओं के समाधान निकालने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। ठीक है, तो आयु के अनुसार भी भेद इस प्रकार है। बालक और बालिकाएं जैसे ही शैशव अवस्था को पार कर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने लगते हैं, उनका बौद्धिक विकास भी उसी के साथ साथ विकसित होता चला जाता है। जिस प्रकार आयु बढ़ता है उसी प्रकार भी बुद्धि बढ़ते रहता है। तो जिस प्रकार शैशव अवस्था में शिशु से यानी बालक से प्रौढ़ावस्था की ओर युवा अवस्था तक चलता है, उसका बौद्धिक विकास भी उसी के साथ साथ चलता रहता है, विकसित होते जाता है। इसी प्रकार इनकी शारीरिक बनावट, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा कार्य करने की क्षमता आयु के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। तो आयु के साथ, उम्र के साथ शरीर भी विकसित होते हैं और शरीर विकसित होते हैं तो उनका लैंगिक भेद भी होता है। अतः आयु दोनों वर्गों में भेद का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आयु बढ़ने से ही दोनों का भेद अलग हो जाता है, शरीर अलग हो जाता है, बालक का शरीर अलग और बालिकाओं का शरीर अलग अलग होते जाता है। उसी प्रकार सीखने का, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी अलग अलग कहा गया है। जाति के विषय में लैंगिक भेद। ठीक है, विभिन्न जातियों के समूह पर किए गए शोध से यह ज्ञात होता है कि उच्च बौद्धिक मान्यता के क्षेत्रों यथा तर्क, अवधान, अंतर्दृष्टि, निर्णय कुशलता में भेद परिलक्षित हुए हैं। आदिम जाति के लोगों में संवेदी तथा चालक अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक, संवेदी अनुक्रिया में सूक्ष्मता तथा प्रत्यक्षण की सूक्ष्मता काफ़ी अधिक थी। अब मिश्रित जातियों पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बड़ा जटिल कार्य है। जब हम एक ही देश में रहने वाली दो जातियों का अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण करना कठिन होता है। ऐसे समय में इनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभाव का सम्मिश्रण इतना अधिक हो जाता है कि जातीय संबंधी प्राकृतिक गुणों को अलग कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, एक ही देश में दो जातियों का अध्ययन कर रहा है तो इसमें कठिन आता है। ठीक है, मानसिक विकास का स्तर और क्रम, वातावरण के प्रभाव तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं के आदान प्रदान की विचित्र प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत ही अलग प्रक्रिया, विचित्र प्रक्रिया है। किसी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक वातावरण यानी उसका वातावरण, पेड़ पौधे, उसका परिवेश, समाज, ठीक है, जलवायु मतलब कैसा हवा है, गर्म हवा, ठंडा हवा, पेड़ पौधा, शुद्ध हवा या धूलकण, ये हो गया जलवायु। रहन सहन का ढंग, हम किस प्रकार रहन सहन करते हैं, तो गरीबों वाला रहन सहन है या अमीरों वाला, या शुद्ध रह रहे हैं या गंदा में रह रहे हैं। सांस्कृतिक वातावरण, बहुत सारे सांस्कृतिक है कार्यक्रम होते रहता है, नाटक होता है या पर्व त्यौहार मनाते हैं या कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, व्यक्ति के लंबे जीवन को इतना अधिक प्रभावित करता है कि उसके प्रभाव की अलग से जांच करना बहुत कठिन है। तो बहुत चीज़ों की जानकारी लेना ज़रूरत पड़ता है। अब पढ़ेंगे शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। ठीक है, लड़का लड़की में किस प्रकार से शिक्षा में लैंगिक मुद्दे का विषय बना हुआ है। प्रायः समाज में लड़कियों की शिक्षा का विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो लोग समाज में सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा पर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखते होंगे कि कुछ घरों में लड़कों को प्राइवेट स्कूल में और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज दिया जाता है। तो ऐसा कुछ न कुछ अंतर किया जाता है। लड़की को लड़के से भिन्न समझकर उसे निश्चित रूढ़िगत काम धंधों में लगा दिया जाता है। लड़कियों को घर में काम करने के लिए, चूल्हा चौकी करने के लिए, और लड़कों को बाहर काम करने के लिए कहा जाता है। तो ये हो गया शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। शिक्षण के समय कुछ अध्यापक भी लड़कियों पर अवांछित यानी अनवांटेड टिप्पणी करते हैं, जो शिक्षण की रीति नीति के अनुकूल नहीं है।
ठीक है। तो कुछ टिप्पणी कर दिए, अवांछित शब्द बोल दिए लड़कियों को, तो ये अच्छा नहीं है। ऐसे अध्यापकों की यह धारणा होती है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो उन्हें सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनाने में सहायक है। कुछ शिक्षक सोचते हैं या अध्यापक सोचते हैं कि लड़कियों का अलग शिक्षा होना चाहिए जो केवल घर तक ही सीमित रहे। बालक तथा बालिकाएं कुछ क्षेत्रों या योग्यताओं में अवश्य भिन्न हैं, पर इन क्षेत्रों में ये एक दूसरे से आगे भी निकल जाते हैं। इसी धारणा पर जन्मजात योग्यताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षण रीति नीति अपनाने की जरूरत है तथा अभाव के क्षेत्रों को प्रबल करने के लिए विशेष पद्धतियों का आश्रय लेने की आवश्यकता है। एक अध्यापक को लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए लिंग भेद आधारित भावना के विरुद्ध बहादुरी वाला कदम उठाना होगा तथा लड़के लड़कियों के बीच पाए जाने वाले वास्तविक भेदों की पहचानना होगा। ठीक है, लड़का और लड़की में जो भिन्नता है उसे पहचान करके उनमें जो दरार आ गया है उसे कम करना होगा और दोनों को एक जैसा शिक्षा देना होगा। लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण लैंगिक भेदभाव का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज के निम्न स्तर से आने वाले लड़कियों के संदर्भ में इस स्तर पर भेद की बुराई और भी अधिक है। समाज के निम्न स्तर पर रहने वाली जातियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा इसी प्रकार की अन्य अभावग्रस्त या सुविधा विहीन कई जातियां हैं। इन पर दो दोष आरोपित किए जाते हैं। एक, ये अभावग्रस्त परिवारों से संबंधित हैं। दूसरा, ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा और दलित हैं। ये दोनों शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण उनके सामाजिक उन्नति में बाधक हैं। ठीक है, कुछ जाति ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाता है और उनके पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होता है, इसलिए वे समाज को उन्नत नहीं कर पाते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण यह समुदाय अनुभव करते हैं कि लड़की की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च कहीं अधिक लाभप्रद और उपयोगी हैं। तो लोग सोचते हैं कि जितना पैसा में लड़कियों को पढ़ाई हो उतने ही पैसे में उसका शादी का खर्च उठाया जाए। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक पक्षों के विषय में चिंतन करना अध्यापक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अनेक राज्य सरकारों ने लड़कियों की उचित शिक्षा के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, फिर भी लड़कियों की एक बड़ी संख्या विद्यालय की चार दीवारी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सरकार बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों का कुछ समुदाय स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। परीक्षोपयोगी तथ्य, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समाज के विकास में बालक एवं बालिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, बालक का भी और बालिकाओं का, तो दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सिक्का के दो पहलू होता है, हेड और टेल, और दोनों महत्वपूर्ण होता है। दिन और रात दोनों महत्वपूर्ण होता है और सूर्य चांद दोनों महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार समाज में बालक और बालिकाओं की भूमिका दोनों महत्वपूर्ण है। अनेक शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। ठीक है, बहुत सारे मत है कि शरीर का बनावट अलग है तो समाज का भी महत्वपूर्ण भिन्नता है। आयु में वृद्धि के साथ ही बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से उम्र बढ़ता है उसी प्रकार से उनका अनुभव भी विकसित होता है। लैंगिक भेद लगभग सभी क्षेत्रों में विद्यमान है, जैसे व्यक्तित्व के विषय में, आयु के विषय में, जाति के विषय में, शिक्षा के विषय में। इन भेदभाव को कम करने के लिए अध्यापक को लिंग भेद आधारित भावना के विरुद्ध साहसिक कदम उठाना होगा। ठीक है, लिंग के विरुद्ध भी कदम उठाना ही होगा।
लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित परंपरागत रूढ़िवादी विचार व सामाजिक मान्यताएं भी जिम्मेदार हैं। इसलिए कार्यों का बंटवारा लैंगिक आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि जहां लड़कियों को घर के बाहर के कार्यों को करने की आज़ादी हो, वहीं लड़कों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे घरेलू कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। तो लड़का और लड़की में दोनों में भिन्नताएं न करके दोनों को एक जैसे देखना, यही इस चैप्टर में कथा को कहा गया है। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यानी लड़का और लड़की में भेद न करें और दोनों को एक जैसा करें, दोनों को शिक्षा करें, दोनों को एक अवसर दें। तो यही है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।